इको ग्रीन का कार्य पिछले कई सालों से विवादों में रहा है और उन्होंने हद तब कर दी जब लोकसभा के इलेक्शनों के अंदर जिस तरीके की जानबूझ के वो इंटेंशनली कोई ना कोई उसके पीछे पॉलिटिकल इश्यूज था। सिविल हॉस्पिटल की बात करें, देर आए दुरुस्त आए की कहानी आपने सुनी है। अगर वो देर से हुआ तो 700 बेडेड हुआ, पहले 300 बेडेड था और उसके ऊपर हेलीपैड बन रहा है। और गुड़गांव में भाजपा के टिकटार्थियों की लंबी सूची है, तो उस कड़ी में अपने आप को आप कहाँ खड़ा पाते हैं? ये जो क्वालिफिकेशन है वो मुझे लगता है सिर्फ मेरे अलावा किसी के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर मेरिट की बात करें, उस मेरिट के तहत भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट बनती है। ऐसे भी मैंने देखे हैं जो ये कहते हैं कि 4 साल में आके करोड़ों रुपए लगा के लोगों को ये कहने खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस या आप पार्टी ने एक 400 पार का जो नारा उनको इंटरप्रेट गलत किया कि संविधान बदल देंगे। 5000 करोड़ रुपए के काम हम लोगों ने हर वार्ड के अंदर डेवलपमेंट के लिए दिए थे एज सीनियर डिप्टी मेयर रहते हुए। देखिए, मेरी तो कर्म भूमि गुरुग्राम है, मेरी जन्म भूमि भी गुरुग्राम है। गुड़गांव जो ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप हुआ है। अब ये प्रॉब्लम तो यूएसए में भी है, ये प्रॉब्लम चाइना भी है पानी रुकने की, क्योंकि एक ड्रेनेज की एक कैपेसिटी है। अगर बरसात ज़्यादा आ जाएगी तो पानी निकलने में समय लेगा। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एनजेपी हरियाणा के मंच पर यशपाल बत्रा जी। भाजपा नेता है, वरिष्ठ उप महापौर रहे हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी है। आज हम इनसे जानेंगे राजनीति के बारे में, गुड़गांव के बारे में। यह भी गुड़गांव से तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले आप यही बताइए, आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, मैं तो बीजेपी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे रह के काम कर रहा हूं। बाकी तो पार्टी को सोचना है, समाज को सोचना है कि मुझे किस दिशा में काम कराना चाहते हैं और किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। ये तय मेरी पार्टी को करना है जी। हम देख रहे हैं गुड़गांव में भाजपा के टिकटार्थियों की लंबी सूची है, तो उस कड़ी में अपने आप को आप कहाँ खड़ा पाते हैं? क्या मजबूत आधार देते हैं अपने आप को? देखिए, बढ़ने का अधिकार सबके पास है। सब अपनी अपनी मांग अपनी पार्टी से कर सकते हैं कि वो जो इच्छा उनके मन में है, बाकी डिसाइड पार्टी को करना। रही बात कि मैं किस किस दिशा में और कहाँ पे खड़ा हूँ, देखिए लगभग मुझे 20 साल हो गए राजनीति करते करते। मैं 3 बार नगर निगम काउंसलर रह लिया, 1 बार वरिष्ठ उप महापौर रह लिया। 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है एज जनप्रतिनिधि, वो मुझे लगता है जितने कैंडिडेट गुरुग्राम के अंदर किसी भी पार्टी से किसी भी समाज से मांग रहे हैं, उनके पास ये क्वालिफिकेशन किसी के पास भी नहीं है। ये जो क्वालिफिकेशन है वो मुझे लगता है सिर्फ मेरे अलावा किसी के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर मेरिट की बात करें, उस मेरिट के तहत भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट बनती है। और रही बात डिसाइड जो पार्टी को करना है, वो पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी किस क्राइटेरिया को देखती है, वो डिसीजन उनका रहेगा। आपको कितनी उम्मीद लग रही है? देखिए, मैं उम्मीद के सहारे ही काम कर रहा हूँ और अपनी माई रानी माता रानी का मैं भगत हूँ, उनके सहारे काम कर रहा हूँ। और उम्मीद के सहारे तो आप निश्चित रहें कि हम उम्मीद जो मन में भाव हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी मेरे साथ अन्याय नहीं करेगी। जी। अभी लोकसभा चुनाव बीते हैं और वर्तमान में जब आने वाले विधानसभा चुनाव है, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में भाजपा का फीका प्रदर्शन रहा, मतलब 50-50 रहा कांग्रेस और भाजपा का। गुड़गांव और बादशाहपुर में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, तो आप आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं कि कैसा प्रदर्शन रहने वाला है गुड़गांव में? निश्चित कहीं ना कहीं वो पीछे कमी रही हैं। उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से जनहित के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य है, आज मैं रोज देखता रहता हूँ, मैं इस बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हूँ, कहीं ना कहीं रोज उनकी एक स्टेटमेंट जब भी आती है लाखों आदमी को फायदा होता है। जब जनहित के काम करते हैं, लाखों आदमी रोज बेनिफिट दे रहे हैं और जनहित के कार्यों को देखता हूँ। आज ही मैं देख रहा हूँ कि लगभग 1,20,000 जो कौशल विकास योजना के तहत लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग लगे हैं उनको पक्का करने के बारे हो, या और ऐसे बहुत सारे विषय हैं डेली के डेली रोज चल रहे हैं, उनको देखते हुए उस तरीके से देखते हुए कुछ माहौल में पूरी तरह तो बदलाव मैं नहीं मानता लोकसभा और विधानसभा के, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि लोकसभा से इंप्रूव बहुत कर लिया और कुछ दिन जो 1.5 से 2 महीने अभी बचे हुए, 1.5 महीने के आसपास आचार संहिता लगने में मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप में हमारी बीजेपी सरकार तीसरी बार बनेगी। प्रदेश प्रवक्ता के रूप में ये बताइए कि लोकसभा में फीका प्रदर्शन रहा, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, इसकी वजह जिस तरीके से
कांग्रेस या आप पार्टी ने एक 400 पार का जो नारा उनको इंटरप्रेट गलत किया कि संविधान बदल देंगे, एससी समाज उससे नाराज हुआ, कुछ अदर्स कास्ट भी कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को लेके और नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया ऐसा कि जिससे लोगों को नेगेटिव मैसेज गया, उस वजह से भी रहा है। कुछ लोगों की कहीं नाराजगी भी रही है, उस वजह से भी ये जो टाइम रहा है कि 50-50 हरियाणा के अंदर रहा है, वो भी विषय रहा है। हम देखते हैं गुड़गांव में जल भराव की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पिछले दिनों इको ग्रीन जो कंपनी है उसके खिलाफ पत्र भी दिया था कि सीबीआई की जांच हो, और हम सिविल अस्पताल देखते हैं अभी तक नहीं बन पाया है, कह रहे हैं कि बनेगा। तो इन मुद्दों को लेकर पार्टी का कैसे बचाव करेंगे आगे? देखिए, अभी सिविल हॉस्पिटल की बात करें, देर आए दुरुस्त आए की कहानी आपने सुनी है। अगर वो देर से हुआ तो 700 बेडेड हुआ, पहले 300 बेडेड था और उसके ऊपर हेलीपैड बन रहा है और इतने अच्छे मतलब उसके अंदर बन रहा है वो, और 900 कुछ करोड़ रुपए अभी बजट के अंदर पास भी हुए हैं हमारे हॉस्पिटल के लिए। और रही बात कि गुरुग्राम के अंदर जल भराव की हम अगर बात करते हैं, जल भराव गुड़गांव जो ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप हुआ है। अब ये प्रॉब्लम तो यूएसए में भी है, ये प्रॉब्लम चाइना भी है पानी रुकने की, क्योंकि एक ड्रेनेज की एक कैपेसिटी है। अगर बरसात ज़्यादा आ जाएगी तो पानी निकलने में समय लेगा। पानी परमानेंट कहाँ रुका है, क्वेश्चन ये होना चाहिए। ये नहीं कि बरसात आई 2 घंटे रुका और पानी चला गया। ये प्रॉब्लम तो यूएसए में भी है, आपने देखते हैं हम लोग रोज चैनलों पे भी आता है। चाइना में भी है कि पानी जब रुकता है, बरसात आती है, वहां भी कई घंटों में पानी निकलता है, क्योंकि ड्रेनेज की एक कैपेसिटी है। उतना पानी तो वो ले रही है, उसके बाद का जो पानी होगा एक बार तो बाहर रहेगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटे में उस ड्रेनेज से बाहर निकल जाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इको ग्रीन कंपनी को जो ये सीबीआई जांच के लिए बोला था, आप इसको कहां तक सही मानते हैं? देखिए, बिल्कुल उसका कार्य, इको ग्रीन का कार्य पिछले कई सालों से विवादों में रहा है, और उन्होंने हद तब कर दी जब लोकसभा के इलेक्शनों के अंदर जिस तरीके की जानबूझ के वो इंटेंशनली कोई ना कोई उसके पीछे पॉलिटिकल इश्यूज था, पॉलिटिकल मोटिवेटेड था वो। उन लोगों ने गंदगी के ढेर गुड़गांव के अंदर लगा जिससे लोगों की नाराजगी बढ़े, और बड़ी भी सही, उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। तो बिल्कुल वो सीबीआई इंक्वायरी माननीय राव इंद्रजीत जी, बिल्कुल जायज उनकी डिमांड है, करनी भी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। जी, आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रचार के लिए भी जाते हैं, आप सभाएं भी करते होंगे, तो आप उन जनता के बीच, मतदाताओं के बीच किन उपलब्धियों को लेकर के जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर के जाते हैं जो आप जनता के बीच अपनी बात रखते हैं? देखिए, मैंने एज सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम गुरुग्राम 2011 से 2016 के बीच में जो काम किया है, आज मुझे लगता है कि मैं किसी भी कोने में जा रहा हूँ, किसी भी जगह पे जा रहा हूँ, वो जो मेरे 5 साल का कार्यकाल था, जो मैंने 5 साल के अंदर वो काम किए थे, चाहे वो इफ्को चौक की बात करें, सिग्नेचर टावर की बात करें, राजीव चौक की बात करें, जो अंडरपास बनाने में अहम भूमिका अदा की थी, हमने शीतला माता मेडिकल कॉलेज की बात करें जिसका प्रस्ताव ही मैंने रखा था, हम रोटरी क्लब गुरुग्राम के अंदर ब्लड के लिए किसी भी बच्चे को जरूरत हो उनकी बात करें, वो जमीन दिलाने वाले भाई अहम भूमिका निभाने वाला मैं था। अभी पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थैलीसीमिया पेशेंट बच्चों के लिए पेंशन कराने के लिए मैंने अहम भूमिका अदा की थी। 52 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनियां थी जिनको अप्रूव कराने में भी हम लोगों ने योगदान दिया था। और ऐसे छोटे छोटे काम करें तो 5,000 करोड़ रुपए के काम हम लोगों ने हर वार्ड के अंदर डेवलपमेंट के लिए दिए थे एज सीनियर डिप्टी मेयर रहते हुए। उन कामों को देखते हुए और भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं, अगर करने बैठूं तो 1-1 घंटा बता सकता हूं कि मैं 1 घंटे के अंदर कौन कौन से काम मैंने आज तक किए हैं। लेकिन उन कामों को लेके लोगों में पहले पॉजिटिविटी है, अब मैं जो जा रहा हूं लोगों के बीच में उन विषयों को लेके जा रहा हूं जिसका ध्यान आज तक भी जो मैंने 20 साल की मुझे राजनीति होगी उसके कार्यकाल के बीच में जो भी विधायक रहे हैं जिनका ध्यान वहां नहीं गया, उन कामों को लेके मैं उनके बीच में, चाहे वो सोना चौक की फ्लाईओवर की बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करें, चाहे हम आचार्यपुरी की बात करें जहां अनअप्रूव्ड कॉलोनी है कुछ पार्ट उनको अप्रूव कराने की बात करें, चाहे हम सूर्यविहार कॉलोनी की बात करें, ऐसे लगभग 15 विषय मेरे पास आ चुके हैं। क्योंकि मैं हर एरिया में जो भ्रमण कर रहा हूं, मुझे एरिया वाइज जब पता लगता है उन कामों को मैं कराने के लिए अपने एजेंडे में नोट कर देता हूं। अभी पीछे भी मैं 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनको कुछ विषय को लेके हमारे नगर निगम के अंदर 26 कर्मचारी टर्मिनेट हो रखे थे, उनको बहाल कराने के विषय हो, चाहे राजीव चौक पे मल्टी लेवल पार्किंग की बात करें, चाहे हमारे अधिवक्ता साथी जो शहर के अंदर कानूनी प्रक्रिया को चलाने के लिए अपने आप को सारा दिन
धूप में बैठते हैं, उनके लिए चैम्बर बनाने की 5 एकड़ की बात करें, ये सारे विषयों को लेके मैं उनसे मिला था, मुझे बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने ये कहा कि कुछ विषय तो इमीडिएट होने के हैं, कुछ पे संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये होंगे। जो सरकार की डिजिटल करने वाली योजना थी, जैसे पीपीपी हो गया, परिवार पहचान पत्र हो गया, इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब नायब सरकार जो आई है, इन्होंने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। क्या ये यू टर्न पहले लिया जाता तो फायदेमंद नहीं होता? देखिए, परिवार पहचान पत्र में यू टर्न वाली तो बात कहीं नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट जरूर होती है कि अच्छा करने के लिए, कुछ ना कुछ नया लाने के लिए, लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए होना। परिवार पहचान पत्र एक ऐसी चीज है, आपने अगर परिवार पहचान पत्र के अंदर, पहले हम लोग क्या किया करते थे, किसी की पेंशन बनती थी, वो पहले पार्षद के पास जाता था, फिर पटवारी के पास, फिर तहसीलदार के पास, फिर वो एडीसी ऑफिस में जमा कराता था, फिर वो चंडीगढ़ जाती थी फाइल, उसकी उस प्रोसेस को 6 महीने पूरा होता था, फिर कोई ऑब्जेक्शन लगता था, फिर कोई बीच का मीडिएटर आता था, दलाल टाइप से, लोगों से पैसे लेके वो काम कराने की कोशिश। अब क्या है कि परिवार पहचान पत्र में ऑटोमेटिकली अगर आपकी इनकम उससे मैच हो रही है, जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट का है, अपने आप आपकी बनके आपके घर पे आ जाएगी। किसी पे भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान पे जाने की जरूरत नहीं है। सारे प्लेटफॉर्म सरकार ने बंद कर दिए, जो परिवार पहचान पत्र और सरकार का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर बन के तैयार होके वो पेंशन मिल जाएगी। वर्तमान से जो गुड़गांव के विधायक है सुधीर सिंगला, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा इस बार दूसरे नए चेहरे को मौका देगी? देखिए, ये विषय पार्टी का है, पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी किस तरीके से डिसाइड करती है। मैं मतलब जो 20 साल का मेरा कार्यकाल है, मैंने जो 3 बारी नगर निगम काउंसलर के रूप में, मेरी धर्मपत्नी भी काउंसलर रही, एक बार सीनियर डिप्टी मेयर रहा, उस 20 साल के कार्यकाल को मानते हुए मेरी इच्छा आगे बढ़ने की है। बाकी डिसाइड पार्टी ने करना है, विधायक ने क्या किया, विधायक ने क्या नहीं किया, वो विषय गुरुग्राम की जनता भी जानती है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ सर्वे के आधारित है। लोगों को भी पता है, पार्टी भी जानती है किस तरीके का कार्य कौन कर रहा है, तो उनको देखते जो पार्टी का डिसीजन होगा वो शर्माते होगा। पार्टी आपको टिकट क्यों दे, इसका जो आप आधार है वो कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरी तो कर्म भूमि गुरुग्राम है, मेरी जन्म भूमि भी गुरुग्राम है, मेरे रगों के अंदर गुरुग्राम का खून दौड़ रहा है। मैं माता शीतला की धरती का लाल हूँ। मतलब बाकी बाहरी है? देखिए, वो बाहरी हैं या नहीं हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि मेरी कर्म भूमि भी गुरुग्राम, मेरी जन्म भूमि भी गुरुग्राम, मेरे रगों में गुरुग्राम का खून है, माता शीतला का मैं लाल हूं, तो ऐसा शब्द अगर वो सब बोल सकते हो तो आप उनसे मिलके जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम की जनता भी देख रही है। रही बात समाज की, समाज के अंदर आदमी नेता जो बनता है 36 बिरादरी का बनता है, लेकिन जिस समाज के अंदर रहता है, नेचुरल है। अगर आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं, वो प्रसाद जब आप भगवान के चढ़ा के बाहर निकलते हैं, जो अपना कोई मिल जाता है थोड़ा सा ज़्यादा ऑटोमेटिकली चला जाता है, लेकिन देना प्रसाद सबको पड़ता है। प्रसाद का मीनिंग नेता के रूप में 36 बिरादरी के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, रही बात समाज की, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट समाज को जरूर मिलता है। अगर आपको टिकट मिल जाती है, मान लीजिए, तो आपका आगे का क्या रोड मैप होगा, क्या विजन होगा, गुड़गांव के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी बताया है आपको, जो विषय मैंने आपको सारे रखे हैं, चाहे वो सोना चौक के फ्लाईओवर की बात करें, मेट्रो की जो बात करें, हम मेट्रो अभी तो गुड़गांव में, एक पुराने गुड़गांव में आ चुका है, लेकिन अभी भी कमी मानता हूं मैं कि रेलवे स्टेशन से सुभाष चौक तक की मेट्रो की बात करें, चाहे गुरुग्राम के अंदर जामग्रस्त गंदगी से भरी हुई जो सब्जी मंडी है उसको वहां से चेंज करने की बात करें, चाहे रेलवे बस स्टैंड की बात करें, ऐसे करीब लगभग 15 विषय हैं जो मैं मतलब डिस्कस कर रहा हूँ, और धीरे धीरे उन एजेंडों को मैं बढ़ा रहा हूँ, जिन गुड़गांव के अंदर अलग अलग एरिया में जाके जन संवाद आपके द्वारा एक कार्यक्रम मैंने चलाया हुआ है, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पे वो मैं उन विषयों को देखता हूँ। देखिए, एक अधिकारी जो होता है उसके पास, जब अच्छा अधिकारी होता है उसको एडिशनल चार्ज दिया जाता है, काम करने लायक वाला आदमी होता है तो एडिशनल चार्ज दिया जाता है। ऐसे में मानता हूं कि मेरे पास ये, अगर भगवान ने मुझे मौका दिया है विधायक काम करने का गुरुग्राम के अंदर, ये रोड, सीवर, पानी, पार्क, ये तो मेरे पर हैगा एडिशनल चार्ज। और मैंने अपना एक एजेंडा गुरुग्राम की जनता के लिए तय किया है कि जिसका ध्यान आज तक किसी भी विधायक ने किया। चाहे देखिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की मैं बात करूं, आज तक ध्यान नहीं किया। मैंने एक बैडमिंटन इंडोर कोर्ट 2016 में बनाया था, उसको देख देख के 500
इंडोर बैडमिंटन कोर्ट नए बन गए। आज मेरी पहचान, ये भी एक अलग से एक पहचान है कि गुरुग्राम को बैडमिंटन इंडोर गेम देने वाला मेरा नाम लिया जाता है। कोई भी खिलाड़ी मिलता है मुझे तब भी यही कहा जाता है, आपकी देन है गुरुग्राम को ये गेम देने के लिए। तो ऐसे 15 विषय तो मैं कर चुका हूं, और जो भी आगे भ्रमण के दौरान मुझे लगेगा ये जरूरत की चीजें हैं उनको ऐड करता चलाऊंगा, उनको काम करूंगा। एडिशनल चार्ज मेरे पास वही रहेगा, रोड, सीवर, पानी, पार्क और लोगों की तकलीफें, वो एडिशनल चार्ज के रूप में काम करूंगा। आप समापन की ओर बढ़ते हैं। आपकी राजनीतिक पारी कब से शुरू हुई? आपने पहले कौन सी पार्टी ज्वाइन करी या सीधा भाजपा में ही आए? तो सब बारे बताइए। देखिए, मैं आज तक किसी भी टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ा। नगर निगम के इलेक्शन अगर मैं तीनों लड़ा तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, और 2005 के अंदर मैंने अपने आप को पहला इलेक्शन लड़ा था 2005 में, और पहला इलेक्शन जीता था। दूसरा 2011 में लड़ा, और एज सीनियर डिप्टी मेयर मुझे माननीय राव इंद्रजीत की वजह से एज सीनियर डिप्टी मेयर मुझे नगर निगम गुरुग्राम बनाया गया। तो उस 5 साल का कार्यकाल भी, उसके बाद भी मेरी धर्मपत्नी कॉरपोरेटर रही, लेकिन तीनों इलेक्शन हमने किसी भी टिकट पे नहीं लड़े। लेकिन उन दौरान कांग्रेस की जो सरकार रही उसके बीच में नेचुरल सी बात है, अगर आप जिस सरकार के अंदर काम कर रहे हैं तो नेचुरल है उस सरकार का हिस्सा माना जाता है। तो मैंने एज 14 साल कांग्रेस में काम करे। 2019 में मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। अब लगभग मुझे उसके भी 5 साल होने वाले हैं, तो 5 साल मुझे बीजेपी के अंदर हो गए, और मुझे लगभग 20 साल का कार्यकाल एज जनप्रतिनिधि के रूप में हो गया, और प्रशासनिक तरीके से मैं काम कर रहा हूं लोगों की, जनता के अंदर बीच में रह के, और निरंतर कर रहा हूं। अगर मुझे किसी ने 20 साल से देखा होगा तो जो रूटीन मेरी 20 साल पहले थी वही रूटीन मेरी आज है, जनता के बीच में रहने की, काम करने की। आपने जितने नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे वो अपने अपने तरीके से अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो ये कहते हैं कि 4 साल में आके करोड़ों रुपए लगा के लोगों को ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरुग्राम की जनता कोई बिकाऊ है, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते ये बीजेपी है, ये बीजेपी की पार्टी है, ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये ऊपर एज ACR के रूप में लिखा जाता है। धन्यवाद यशपाल बत्रा जी।